नमस्कार दोस्तों, दीपक की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम अपभ्रंश, अवहट्ट एवं पुरानी हिंदी, जिसे हम प्राचीन हिंदी के बारे में भी नाम से भी जानते हैं, तो इन तीनों का आपस में क्या संबंध है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। और उसी को हम आज भाग 2 वीडियो में हम इसी का और गहन अध्ययन करेंगे, क्योंकि कुछ विद्वान का यही मानना आया है कि अपभ्रंश का संबंध पुरानी हिंदी से है, या पुरानी हिंदी जो विकास हुआ है कहाँ से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। और किस तरह से हुआ है उन सब चीज़ों को हम देखते हैं। तो चलते हैं अपन आज के वीडियो की ओर। जैसा कि पहली पंक्ति यहाँ दी हुई है, हिंदी व्याकरणिक एवं साहित्यिक विशेषताओं एवं समानताओं को देखते हुए अनेक विद्वानों, जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हम बात करें, राहुल संकृत्यायन की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हम बात करें, या धीरेन्द्र वर्मा की हम बात करें, तो जो इन्होंने हैं अपभ्रंश, अवहट्ट एवं पुरानी हिंदी की जो मूल प्रवृत्तियाँ आज भी ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली एवं राजस्थानी हिंदियों में पाई जाती है, इन सभी को इन्होंने यहाँ दर्शाया है। और कहीं न कहीं इन्होंने जब दर्शाया है तो आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों कि जो हिंदी के जो महान आचार्य हुए हैं और जिनकी मान्यताओं के आधार पर हमारा जो आधुनिक काल सटीक बैठता है, ये प्रमुख विद्वान या आचार्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और धीरेन्द्र वर्मा जी हुए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं और इन्होंने भी माना है कि कहीं ना कहीं ब्रज बोली, अवधी और खड़ी बोलियों के साथ साथ आज भी राजस्थानी हिंदियों में जो उस समय का काल था, उस समय इनका प्रयोग कहाँ हुआ करता था, इन बोलियों में हुआ करता था। तो इससे भी एक बात यह स्पष्ट हो जाती है कि जो प्राचीन हिंदी का विकास है अपभ्रंश से हुआ है। और उसके बाद यदि हम देखते हैं, जैनों की बात करते हैं, जैन कवियों के ग्रंथों या नाथों की अगर हम बात करें या सिद्धों की हम बात करें, तो उनके भी साहित्य में जो विशेषताएं पाई जाती है वे सभी प्रारंभिक हिंदी में भी पाई जाती हैं। मतलब यहाँ पर भी उनके द्वारा जो ग्रंथ रचे गए हैं, चाहे रासो काव्यों की हम बात करें, प्रेमाख्यानक काव्यों की बात करें या कबीरदास की वाणी की बात करें, मतलब उस समय जो संत हुए उन लोगों ने भी क्या किया है कि अपभ्रंश, अवहट्ट के कुछ शब्दों का प्रयोग कहाँ कर दिया है, प्राचीन हिंदी में कर दिया है। और क्यों कर दिया है, क्योंकि उस समय ये अपभ्रंश जो भाषा है, अपभ्रंश भाषा जो कि जिसका आरंभ 900 ईस्वी से माना जाता है, माफ़ कीजिएगा, इसका जो आरंभ है आपका 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। तो यहाँ यह भाषा जो है समाप्त नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं एकाएक कोई भी भाषा समाप्त नहीं होती है। तो इसका चलन उस समय आने वाले भी वर्षों में हुआ। लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी, 13वीं और 14वीं शताब्दी तक यह भाषा कहीं ना कहीं प्रभावशील थी और कहीं ना कहीं कोई न कोई ग्रंथों के माध्यम से उस समय रचित हुई है, जो कि आपके सामने यहाँ जैसे कि हम बता रहे हैं, जैनों के द्वारा रचे ग्रंथ, नाथों के द्वारा रचे ग्रंथ, सिद्धों के द्वारा जो ग्रंथ रचे गए, इनकी हम बात करें, कबीरदास की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी उनकी मतलब जो रचनाओं में इस भाषा का प्रयोग हो रहा है। कहीं ना कहीं अपभ्रंश अवहट्ट के रूप में निकल के आई, और जो अपभ्रंश की विशेषताएं हैं, समानताएं, वही आपको कहाँ मिल रही है, अवहट्ट में दिखाई दे रही है। और अवहट्ट की जो विशेषताएं या समानताएं, वे सभी आपको प्राचीन हिंदी, या हम कह सकते हैं पुरानी हिंदी, या कह सकते हैं हम प्रारंभिक हिंदी, इनमें पाई जा रही है। और इसी कारण से इनका आपस में गहरा संबंध है। और विभिन्न विद्वानों ने क्या किया है कि इन्हीं संबंधों को दृष्टिगत रखते हुए
क्या किया है कि हिंदी का जो विकास है वो अपभ्रंश से माना है। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं दोस्तों। फिर यदि हम भक्ति काल की अगर हम बात करते हैं तो भक्ति काल के भी जो कवि है सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई, तथा अगर हम रीति काल की भी हम बात करें तो रीति काल के सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन हुआ करते हैं? बिहारी। इन्होंने भी क्या किया है? अपभ्रंश भाषा के काव्यों का प्रभाव इनकी भी रचनाओं में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। मतलब इन्होंने भी क्या किया है कि अपने ग्रंथों में अपभ्रंश से संबंधित, अवहट्ट से संबंधित जो समानताएं पाई जाती थी उनकी ग्रंथों में भी मिल रही है। मतलब लगभग ये 13वीं-14वीं शताब्दी तक अपभ्रंश भाषा का तब भी प्रभाव था। और इसका यदि हम सारांश अगर निकालें तो हम कह सकते हैं कि हिंदी का परवर्ती साहित्य अर्थात आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक, या हम ये कह सकते हैं कि रासो काव्य से लेकर रीतिकालीन श्रृंगारी काव्य तक अपभ्रंश काव्य से कहीं न कहीं प्रभावित है। तो इतना लंबा इसका जो समय चला है दोस्तों, अपभ्रंश का कहीं न कहीं समानताएं अवहट्ट के समय भी आई, फिर इसके बाद में ये प्राचीन हिंदी के रूप में भी पूरे समानताएं इनमें देखी जाने लगी, और पूरे ग्रंथों में भी इनका कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है। जो जिक्र आपका अपभ्रंश में हुआ, अवहट्ट में हुआ, वही चीज़ आपकी प्राचीन हिंदी में भी आ गई, कहीं ना कहीं बोलियों के रूप में इनके ग्रंथों की रचनाओं में भी ये मिलने लगी। और इसी को देखते हुए विभिन्न विद्वानों ने भी ये माना कि हिंदी का जो विकास है कहीं ना कहीं अपभ्रंश से होता है। ये सर्वमान्य मत है दोस्तों। अब यहाँ पढ़ने के बाद में हमने संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के बाद अवहट्ट को पढ़ना हम शेष रह गया था। अपभ्रंश तक हम पढ़ चुके हैं। तो हम देखते हैं कि अभी अब जो अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट जो है, इसका समय काल हमने क्या मान के चले हैं? 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी। ये सर्वमान्य मत है दोस्तों। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश या संक्रमणकालीन कह सकते हैं दोस्तों, या संक्रांतिकालीन भाषा किसे माना जाता है? अवहट्ट को माना जाता है। मतलब यहाँ पर जो अवहट्ट भाषा है इसको बहुत सारे नामों से जाना गया है। एक बार फिर से देखते हैं। अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहते हैं? तो अवहट्ट को कहते हैं। या परवर्ती अपभ्रंश अगर आया है प्रश्न में तो परवर्ती यानी बाद का अपभ्रंश। तो अपभ्रंश के बाद में क्या आई? इसका जैसे हमने बताया था अपभ्रंश के दो भाग हुए, पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब पहले और परवर्ती का मतलब बाद वाला। तो परवर्ती अपभ्रंश क्या कहलाया? अवहट्ट कहलाया। फिर संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन। तो ये जो संक्रमणकालीन और संक्रांतिकालीन का मतलब ये है दोस्तों, जब कोई भाषा जब समाप्ति की ओर होती है तो कहीं ना कहीं दूसरी भाषा प्रारंभ भी होती है, और उनके बीच में जो समय व्यतीत होता है उस समय की जो भाषा है उसको संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा भी कहा जाता है। जैसे कि अवहट्ट जो आई है अपना अपभ्रंश और पुरानी हिंदी दोनों के मध्य में क्या चल रही थी दोस्तों? अवहट्ट चल रही थी। तो इन दोनों का जो है मिश्रण, मतलब उस समय का जो चलन था, जो भाषाओं का आपस में समावेश हो रहा था, अपभ्रंश से अवहट्ट में, अवहट्ट से प्राचीन हिंदी में, तो उसी को ही संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा नाम दे दिया गया है। तो जो किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? अवहट्ट के लिए। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ज्योतिश्वर ठाकुर ने किया है। और कहाँ किया है? तो उनका ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर में। फिर अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी भी कौन है? अवहट्ट भाषा है। यहाँ से ये कई परीक्षाओं में आया हुआ है दोस्तों। और यदि कथन यह किसका है तो कथन है सुनीति कुमार
चटर्जी के अनुसार। यह कथन किसका है? सुनीति कुमार चटर्जी का है। फिर हम देखते हैं दोस्तों कीर्तिलता व कीर्ति पताका अवहट्ट में लिखी गई। ये भी 2 रचनाएं हैं और ये दोनों रचनाएं किसकी है दोस्तों? विद्यापति की है। तो विद्यापति ने क्या किया है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका को अवहट्ट भाषा में लिखा है। यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है कई बार दोस्तों। फिर देसिल बैना सब्जन मिठा ते तेसन जम्पाओ अवहट्टा, यह भी पंक्ति पूछ ली गई है कई परीक्षाओं में, जो कि विद्यापति की है। और देखते हैं दोस्तों जो अवहट्ट के समय में 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक के जो भी रचनाएं हुई हैं और रचनाकार हुए हैं, उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे यदि पूछ लिया है कि इनमें से कौन से कवि अवहट्ट के समय के हैं, ये भी पूछ सकता है, या इनमें से अवहट्ट के समय का नहीं है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि दोस्तों कि अवहट्ट के समय कौन कौन से प्रमुख कवि हुए। तो उस समय अवहट्ट के समय में अब्दुल रहमान, जिनको अदहमान के नाम से भी जाना जाता है, फिर दामोदर पंडित, ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति और रोड़ कवि, ये 5 कवि क्या है? अपभ्रंश के समय के माने जाते हैं। और उनके द्वारा रचित रचनाओं को भी देख लेते हैं। जैसे अब्दुल रहमान की क्या है? स्नेह रासय या संदेश राशक के नाम से अब्दुल रहमान की रचना है। फिर है दामोदर पंडित। दामोदर पंडित ने किसकी रचना किया है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों, ये भी आता है, महत्वपूर्ण है। फिर ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर, विद्यापति की कीर्तिलता कीर्ति पताका, ये दोनों रचनाएं आपकी अवहट्ट की है। इसके बाद में भी विद्यापति ने बहुत सारी रचनाएं करे हैं, आगे हम देखते हैं। लेकिन ये जो रचनाएं हैं आपकी अवहट्ट की है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको ले रहे हैं। फिर है रोड़ कवि। रोड़ कवि की है राउलवेल। ये सभी जो रचनाएं हैं ये सभी अपभ्रंश के समय में लिखी गई हैं। और ये सब आज हमने देख लिया कि अपभ्रंश का जो संबंध है हिंदी से इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपभ्रंश भाषा का व्याकरण और अपभ्रंश की जो समानताएं हैं ये सभी आज जैसे के तैसे हिंदी में भी आ चुकी हैं। और उसके बाद में जो अपना अवहट्ट जो महत्वपूर्ण था, इस समय की रचनाओं को भी हमने देख लिया। और यहाँ से हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के काल के तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे हम आधुनिक काल के नाम से भी जानते हैं। तो उसको जानने के पहले हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमारे पास में ब्रज अवधी और खड़ी बोलियाँ, राजस्थानी बोलियाँ, इनके बारे में अभी चर्चा हुई है। तो हम चाहते हैं कि बोलियों के ऊपर में एक क्या करेंगे कि हिंदी की जो बोलियां हैं उनके ऊपर एक वीडियो लेकर के आएंगे। और यदि आपको ये आज का वीडियो पसंद आता है तो फिर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों हम हिंदी की बोलियों में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।